हेलो एवरीवन, टुडे वी कंटिन्यू आवर टॉपिक वीबीटी। वीबीटी के टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमने वहाँ कोवेलेंट बॉन्ड, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ कैरेक्टर्स में बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो उसी में एक छोटी सी बात और, काफ़ी बार हमारे सामने ये दो वर्ड आते हैं लेकिन हम फिर भी समझ नहीं पाते। पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स क्या हैं। हालांकि मैंने ये पहले भी बताने की कोशिश की है जब हमने थर्ड चैप्टर किया था कि पोलर और नॉन पोलर जो होता है वो क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्या है। कह रहे हैं कि पोलर बॉन्ड उन्हें कहा जाता है जो किसी दो एटम्स के बीच में हो। सपोज ये दो एटम है ए बी। देखिए मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रही, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। डेफिनेशन आपको बुक में बहुत मिलेंगी। तो पोलर बॉन्ड वो बॉन्ड है जब किसी बॉन्ड के किनारे पर दो एटम और उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाए। ठीक है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो। ऐसी कंडीशन में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसी कंडीशन में उस जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सपोज दिस बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, आई डोंट से दैट कंप्लीट नेगेटिव, क्योंकि ये कंप्लीटली नेगेटिव हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट एन आयोनिक बॉन्ड, दिस इज एन कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होने से जिसका हो गया उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो इस तरह की बॉन्डिंग जिसके दोनों किनारों पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपीयर हों, हम उनको पोलर बॉन्ड कहते हैं। देखो कंडीशन तो बिल्कुल सिंपल थी कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होना चाहिए, डिफरेंस। अगर डिफरेंस है तो ही ये बॉन्ड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ खींचे चले जाएंगे। ठीक है, हमें यही बात ध्यान रखनी है। दूसरे होते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जैसे एग्जाम्पल में HCl ले लीजिए। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं हम। NaCl नहीं डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर में हमने CH4 ले लिया, H2O ले लिया, H2S ले लिया। बेटा इनके अंदर हमें ये बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नॉन पोलर बॉन्ड क्या है, जैसे ये दो एटम, देखिए दोनों ही A है ना। ये दो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस ना हो, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस ना हो, और वो दोनों इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही ना पाए, ना तो ये करेगा और ना ही ये करेगा। ऐसी कंडीशन में इनके ऊपर कोई भी चार्ज अपीयर नहीं होगा। और जिस मॉलिक्यूल के ऊपर इस प्रकार से दोनों सिमिलर एटम्स होने के कारण कोई चार्ज अपीयर ना हो, उनको हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर बॉन्ड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2 है ना, Cl2, N2, O2 कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल हैं, लेकिन इन पर चार्ज अपीयर नहीं होता क्योंकि बॉन्ड के दोनों किनारों पर सेम ही एटम होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई चक्कर ही नहीं है। जबकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे। अच्छा, अब ये बात तो हमें क्लियर हो गई कि ये पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं। यहां से एक और बात हमारे सामने आएगी, पोलर कैरेक्टर। पोलर इसको बोल सकते हो आप पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर, पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड्स का आयोनिक कैरेक्टर। और जहां तक मुझे याद है, मैंने ये पिछले चैप्टर की वीडियोस में भी एक बार क्लियर किया था कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा। देखिए ये प्योर कोवेलेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0, मतलब दोनों सिमिलर हैं। लेकिन अगर 0.1, 0.2, फिर 1, 2, 4, 5, 6, अगर मैं ऐसे डिफरेंस बढ़ाती जाऊंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ने से ऐसे मॉलिक्यूल किस रूप में बदल जाएंगे, पोलर में। और जब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाए कि मतलब इलेक्ट्रॉन को कैच करके अपनी पॉकेट में डालने वाला हो जाए कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल,
तो उस केस में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस तरीके से काम करने लग जाएगा, आयोनिक की तरीके से काम करने लग जाएगा। नहीं, देखिए अगर मेरे पास H2 मॉलिक्यूल है तो ये प्योर कोवेलेंट है, लेकिन मेरे पास अगर HCl मॉलिक्यूल है तो मैं इसको कोवेलेंट तो नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि ये पोलर नेचर का है। मिनट, कि ये पोलर नेचर का है तो कुछ चार्ज यहां पर अपीयर हो रहा है, और जहां कहीं थोड़ा बहुत भी चार्ज दिखता है तो उसके अंदर कुछ एक मात्रा में कैसे कैरेक्टर आ जाते हैं, आयोनिक कैरेक्टर। क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर क्या होते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज। सपोज ए बी कोई मॉलिक्यूल है, अगर मैं इसको A प्लस और B माइनस लिखती हूं, सो दिस इज प्योरली आयोनिक, कंप्लीटली है ना, लेकिन मैं तो पार्शियली बोल रही हूं। तो किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल को जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस में सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कि वो पोलर है, तो पोलर में किसकी परसेंटेज भी अपीयर होगी, आयोनिक कंपाउंड की भी, मतलब वो प्योर कोवेलेंट नहीं है, कहने की बात। लेकिन कुछ एक एक्सेप्शंस हैं, जैसे CCl4 एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे CO2 एक्सेप्शन है। आप कहोगे हम इनको पोलर बोलें, लेकिन ये पोलर नहीं होते। कुछ कारण है कि इस तरीके के मॉलिक्यूल्स को हम पोलर नहीं बोल सकते। क्या कारण है, कैसे है, इसके लिए हमें अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो हमें क्या कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, वो कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा पोलर कैरेक्टर, कि भाई कौन मॉलिक्यूल कितना पोलर है और कौन मॉलिक्यूल पोलैरिटी में कमजोर पड़ गया। तो हम आसानी से दिखा पाएंगे कि दिस वन इज पोलर और दिस वन इज नॉन पोलर, ठीक है। तो हम कहेंगे ये दोनों नॉन पोलर हैं, लेकिन होने चाहिए ना, बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है, लेकिन फिर भी नॉन पोलर है, तो हमें वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका अभी हम डिस्कशन कर रहे थे वो है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में हमें बताता है कि ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर, ठीक है। एक्चुअल में ये डाइपोल मोमेंट है क्या, ये डाइपोल मोमेंट है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस Q1 और Q2, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म में उनका मैग्नीट्यूड, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सपोज ये दो एटम है, ठीक है, ये दो एटम है, दो एटम, एक पर जिस पर -Q चार्ज है, एक पर जिस पर +Q चार्ज है, और बेटा इनके सेंटर से सेंटर की दूरी दैट इज D। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअल में है क्या, Q1 Q2, आप इसको +1 +2 बोल सकते हैं, इनटू में D, ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड का चार्ज और मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, तो इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब हमें एक डायरेक्शन देती है, एक वेक्टर स्केल में हमें ये मालूम चल पाती है कि हम इसकी मेजरमेंट कैसे करें। लेकिन अगर हमें इस डाइपोल मोमेंट को जानना है तो इसकी डिनोशन और इसकी यूनिट को समझना पड़ेगा। इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, दिस वन इज म्यू, ठीक है, एंड और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है डिबे। अब डिबे कैसे आई, देखिए असल में जो चार्ज होता है किसी भी पर्टिकुलर एटम के ऊपर, हम जिसको मानते हैं उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, और डिस्टेंस जो होता है वो जो हमने माना है दो चार्जेस के बीच में, वो उस ऑर्डर में होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई बताया आपको, म्यू के बराबर, तो म्यू की यूनिट 1 डिबे, तो म्यू किसके बराबर है, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर के बराबर। अब ये 1 ESU क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, मतलब मैं दोनों को ही, दोनों के मैग्नीट्यूड को ले रही हूं, माइनस में इलेक्ट्रॉन है और प्लस में प्रोटॉन है, तो इनके बीच में यानी कि प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस, तो ये सब मैंने जब कन्वर्ट किया तो मुझे मिला कूलाम मीटर। इस कूलाम मीटर को मैंने सेंटीमीटर में बदल दिया, तो 1 ESU सेंटीमीटर किसके बराबर होगी, जब मैं इसको सारे को सॉल्व करती हूं, ठीक है, 3.3 10⁻12 कूलाम मीटर। तो इस 1 ESU सेंटीमीटर को ही क्या बोला जा रहा है, 1 डिबे, और 1 डिबे ही क्या था, 10⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो 1 डिबे, ये देखिए 10⁻18 सेंटीमीटर क्या है, ESU सेंटीमीटर क्या है, 1 डिबे, और 1 ESU सेंटीमीटर क्या है ये, तो इस ESU सेंटीमीटर की जगह मैं ये लिख सकती हूं, मैंने लिख दिया। और मेरा 1 डिबे की यूनिट क्या है, 1 डिबे में वैल्यू क्या है, 10⁻18,
दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे 1 डिबे मिला इतने के बराबर 3.3 10 की पावर माइनस 13 कूलाम मीटर। ठीक है, ये यूनिट है डिबे को, मतलब जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो डिबे को जो है आइडेंटिफाई कर रही है कि इस यूनिट में हम चार्ज की वैल्यू या फिर उनके डिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। अगर डिबे की वैल्यू हमें मतलब कूलाम मीटर में दे रखी है तो वी जस्ट नो दैट कि वहां जो यूनिट है वो मीटर में है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ESU सेंटीमीटर में। So this portion is used when we doing the numericals on dipole moment. But what is the main important thing to do the dipole moment? जैसे सपोज एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि ये पोलर है या नॉन पोलर, तो हमें तो पहले इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर के लिए हम फिर से थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे, ज्यादा नहीं, 1-2 वीडियो पीछे, 1-2 वीडियो यानी कि VSEPR थ्योरी, जहां पे आपने क्या निकालने सीखे थे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकालने आपने ऐसे ही तो सीखे थे, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू हाफ इनटू में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। विच वन इज द सेंट्रल एटम? कार्बन। कार्बन के वैलेंस में 4। अच्छा, फिर आपसे मैंने बात की थी कि अगर ऑक्सीजन के 2 एटम है तो इसका मतलब कितने बॉन्डेड एटम होंगे? 4, यानी बॉन्ड कितने हो गए? 4। अब यहां पर देखते हैं 8/2, 8/2 हो गया। 8/2 क्या होता है? 4, 4 - 2 क्या रहेगा? 2। अब 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? हमने डिस्कस किया था, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन रहती है तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर है 2। इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर भी 2। तो लोन पेयर कितने हैं? 0, कोई लोन पेयर नहीं है। अब लोन पेयर नहीं है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? जब इलेक्ट्रॉन, रिमेंबराइज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हो और सारे के सारे बॉन्ड पेयर हों तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए? हमने एक शब्द में जवाब दिया था, लीनियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। होना चाहिए ना? तो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही तो होगा ना। अब हमें यह पता लगाना है कि ये पोलर है या नॉन पोलर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमें शेप मालूम चल गई है तो हम ये कैसे पता लगाएं ये पोलर है या नॉन पोलर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कि हम ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। चलिए, अभी जो एग्जांपल हम ले रहे थे कि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है तो हम इसकी पोलैरिटी कैसे कहें कि ये नॉन पोलर है या पोलर है। देखिए, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, जैसा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम उसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। जो ये देखिए ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक तरफ एरो पे मैंने ऐसे मार्क लगाया है, मतलब जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ इस तरह का मार्क आना चाहिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस तरफ पॉइंटेड एरो आनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमने 2 एरो लगाई हैं तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? दोनों एरो एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही हैं, तो मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू यहां आएगी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, कैंसिल आउट करेगी ना, यानी हम क्या बोलेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा, जो इनके बीच का रिजल्टेंट है वो क्या रहेगा? 0 रहेगा। अगर रिजल्टेंट 0 है तो इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी क्या रहेगा? 0। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें रिजल्टेंट की वैल्यू देखनी है कि वो एक दूसरे को कैंसिल ना करें। अगर वो एक दूसरे के साथ ऐड हो रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो वैल्यू घट जाएगी। हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि NF3 एंड NCl3 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों मॉलिक्यूल में से NCl3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, क्यों? तो क्वेश्चंस के लिए आपको वैसे ही करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी तरफ भी ज्यादा हो उस तरफ पॉइंटेड एरो लगाइए। देखिए, इधर फ्लोरीन की ज्यादा है, इधर भी फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन है, लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? लोन पेयर। तो इस तरफ हो गई। अब टोटल यहां पर एरोज आप एक बार सम अप देखेंगे, ऐसे ही इधर देखेंगे, क्लोरीन की तरफ गए, क्लोरीन की तरफ गए और क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। ठीक है, क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की तरफ हमारी एरो जाएंगी। अब आप दोनों ही डायग्राम्स में इस बात को देखिए कि कहां पर जो है एडिशन हो रहा है रिजल्टेंट वैल्यू का और कहां पे कैंसिलेशन।
अब एक बार इस पे फोकस करते हैं। सभी की सभी एरो अवे फ्रॉम द नाइट्रोजन है, ठीक है, और सभी की सभी एरो टुवर्ड्स द नाइट्रोजन है। तो ये सारी तो क्या हो रही हैं, ऐड हो रही है ना एक ही डायरेक्शन में। यहां पे जो रिजल्टेंट वो एडिटिव है। कैसा है, एडिटिव। और एडिटिव है तो रिजल्टेंट की वैल्यू यहां पर 4 आ रही है। लेकिन यहां जो रिजल्टेंट है वो क्या है, सब्ट्रैक्टिव है ना। मतलब ये इन दोनों ने तो इसको कैंसिल कर दिया। सब्ट्रैक्शन में वैल्यू किनकी आएगी, सब्ट्रैक्टिव है तो वैल्यू कितनों की है, 2 की। छोटी वैल्यू किसमें रहेगी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू किसके अंदर ज्यादा है, जिसके पास 4 रिजल्टेंट है। 4 रिजल्टेंट ज्यादा है तो वहां पर म्यू जो है हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। और जहां पर म्यू की वैल्यू 2 है तो वो हमेशा क्या रहेगा, 0, या कुछ एक हद तक जो वैल्यू है वो इसके कंपैरिजन में कम रहेगी। ऐसे ही तो पता लगाना है कि भाई रिजल्टेंट वैल्यू हमारी किसकी आ रही है। रिजल्टेंट निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। जैसे देखिए, सपोज ये एक बॉन्ड है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यू जस्ट पॉइंटेड दिस एरो लाइक दिस। जितनी ज्यादा एरोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होंगी तो हम उनको बोलेंगे एडिटिव, ठीक है। अगर अवे फ्रॉम दी सेंटर होंगी तो हम बोलेंगे उनको सब्ट्रैक्टिव। सब्ट्रैक्टिव में हमेशा वैल्यू घटती है और एडिटिव में हमेशा वैल्यू बढ़ती है। आप किसी भी स्ट्रक्चर को बनाकर देख लीजिए। सपोज एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं अमोनिया का हम एक और बनाते हैं, NH3 का हमने बनाया। आप यहां पर देखिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सेंटर है, यानी कि नाइट्रोजन है। हम इसकी तरफ आए तो हमारे पास क्या वैल्यूज आई, सारी की सारी वैल्यूज सम अप हो रही हैं ना। सो इट मीन इट इज मोर हैविंग पोलर कैरेक्टर देन दिस एंड इट इज मोर हैविंग पोलर कैरेक्टर देन दिस। तो पोलैरिटी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर सेंटर की तरफ किसका ज्यादा है और रिजल्टेंट वैल्यू किसकी ज्यादा आ रही है। अब आप कहोगे यहां भी 4 एडिटिव हैं, 4 एडिटिव जरूर है, लेकिन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना ज्यादा है, इनमें कितना है। एडिटिव इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा किसका होगा, इस वाले का। सो इट हैज मोर डाइपोल मोमेंट और मोर पोलर कैरेक्टर। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना पहला ही एप्लीकेशन देता है, दैट इज पोलर कैरेक्टर। अगर किसी का डाइपोल मोमेंट 0 है, जैसे कि सपोज इसका था, तो हम इसको बोलेंगे ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कुछ आती है 1.02, 1.02 कुछ भी वैल्यू आती है, तो हम कह सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या है, पोलर। तो हमारा डाइपोल मोमेंट कुछ एप्लीकेशंस भी हमारे लिए बना रहा है, और वो एप्लीकेशंस क्या हैं कि भाई पहली तो है पोलैरिटी, और धीरे धीरे पढ़ते हैं। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये कहोगे कि यहाँ चार्ज और डिस्टेंस का क्या लेना देना, यहां तो कहीं कोई चार्ज नहीं बेटा। चार्ज इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी के कारण तो एटम पर चार्ज है, एंड डिस्टेंस इज द बॉन्ड लेंथ। आप इस लेंथ को देखिए, इस लेंथ को, साइज छोटा बड़ा छोटा, साइज का फर्क है ना, मोर अट्रैक्टिव और मोर डिस्टेंस, डी किसका ज्यादा कम रहेगा, जिसका साइज बड़ा उसका डी ज्यादा तो वो दूर, जिसका साइज छोटा उसका डी छोटा तो वो कम। मोर अट्रैक्टिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेचर। तो बेटा डाइपोल मोमेंट के अंदर चार्ज और डिस्टेंस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द वेक्टर, ठीक है। आई होप आप आगे फ्यूचर में ये फाइंड आउट कर पाओगे कि किस तरीके से हमने डाइपोल मोमेंट निकाला। आपको वैल्यूज नहीं मालूम करनी, कोई बात नहीं। आपको ये ना भी पता चले कि भाई कितनी वैल्यू है म्यू की, तो कोई नहीं, यू जस्ट नो दैट कि इट इज एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। तो टोटल ओवरऑल म्यू 0 है या नहीं है, या नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो आप सीधे कह सकते हो, जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिख दिया म्यू नॉट इक्वल्स टू 0, इट इज फाइन कि ये पोलर है, ठीक है। तो ये रट्टाफिकेशन नहीं करनी हमें कि भाई म्यू की वैल्यू गिवन है या नहीं है। गिवन है, वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, वी जस्ट फाइंड आउट द रिजल्टेंट वैल्यू एंड वी जस्ट म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम आसानी से कर लेंगे। कैलकुलेट करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको भी टैकल करके देखते हैं। चलिए।
चलिए बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट भी देख लेते हैं। पहली एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ पोलैरिटी। जैसे सपोज HF, HCl, HBr, इस प्रकार से आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं और आपको ये पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, तो पोलर कैरेक्टर के हिसाब से आप उनके ऊपर चार्जेस को एक्वायर करके देख सकते हो कि सच मॉलिक्यूल्स एक्वायर बोथ चार्जेस एट बोथ द एंड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो दीज आर पोलर। पता कैसे चला? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, दे अपीयर्स चार्ज। डाइपोल मोमेंट की कोई वैल्यू है तो हम क्या कहेंगे कि डाइपोल मोमेंट हमें किसी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी बताता है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर म्यू इक्वल्स टू 0 है तो कैसा मॉलिक्यूल रहेगा? नॉन पोलर। और म्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा? पोलर। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं ना कि डाइपोल मोमेंट हमें पोलैरिटी बता रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। म्यू क्या है? म्यू क्या है? Q इंटू में D। अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं तो हम म्यू की वैल्यू जान सकते हैं ना किसी भी मॉलिक्यूल की। सपोज क्वेश्चन में ये गिवन है कि इसके ऊपर चार्ज इतना है और डिस्टेंस इतना है, यू कैलकुलेट द म्यू। म्यू की वैल्यू अगर 0 आती है तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे ना कि वो पोलर नहीं है। पोलर नहीं है तो इसका मतलब वो आयोनिक नहीं है, वो प्योर कोवलेंट है। लेकिन जैसे ही म्यू की कोई वैल्यू आती तो हम क्या कहेंगे? उसमें पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर आ गए और वो कोवलेंट नहीं रहा, वो आयोनिक मॉलिक्यूल हो गया। तो इस डाइपोल मोमेंट की हेल्प से हम किसी भी मॉलिक्यूल की परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट है डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया CO2 के बारे में, लीनियर मॉलिक्यूल है तो ये डाइपोल मोमेंट से भी हमें पता चला कि कैंसिलेशन हो रही है। ठीक है भाई, डाइपोल मोमेंट कहता है कि अगर म्यू की वैल्यू 0 आती है, सिर्फ 3 मॉलिक्यूल पे एप्लीकेबल है ये, जहां 3 एटम हो। 3 से ज्यादा एटम होंगे तो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। 3 एटम होंगे तो ये आसानी से आपको बता पाएगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि तीनों की पोलैरिटी, तीनों के इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पे डिपेंड करती है शेप। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर होते हैं बेटा किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जिसकी क्या हो? डिफरेंस। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर्मूला अगर C7H12 ऐसे है तो सेम ही रहे, लेकिन उसके अंदर जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसकी पोजीशंस के साथ बदल गई हो तो उनको आइसोमर्स कहते हैं। अब आइसोमर्स 2 प्रकार के हैं, सिस एंड ट्रांस। देखिएगा कैसे, ये कार्बन है, देखिए दोनों का जो फॉर्मूला है वो ये रहेगा CH2Cl2। ये फॉर्मूला इन दोनों का ही है, इसका भी है और इसका भी है, लेकिन फर्क अगर इनकी पोजीशंस में रहे और इनकी प्रॉपर्टीज में रहे तो हम इनको सिस और ट्रांस बोलते हैं। ये है सिस आइसोमर और ये है ट्रांस आइसोमर। कैसे है बेटा? ये है देखिए प्लेन पोलराइज्ड, या फिर ये लगा लीजिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मैं बिल्कुल इंटरमीडिएट मानूं तो ऊपर की तरफ कौन से 2 एटम दिखाई दे रहे हैं आपको? क्लोरीन। नीचे की तरफ कौन से 2 एटम दिखाई दे रहे हैं आपको? हाइड्रोजन। अगर किसी प्लेन के ऊपर और किसी प्लेन के नीचे सिमिलर एटम्स प्रेजेंट हों तो आइसोमर कैसा रहेगा? हमेशा सिस। ऐसी कंडीशन में हमारे पास डाइपोल जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, क्योंकि हमेशा वैल्यू कैसी चली जाएगी? एडिटिव। देखना जरा, एडिटिव जा रही है कि नहीं जा रही है? ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ, कैंसिल नहीं कर रहे हैं ना। एडिटिव वैल्यू जाएगी तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी? 0। अब इधर देखिए, प्लेन के ऊपर एक H है एक Cl है, प्लेन के नीचे एक H एक Cl है। एडिटिव वैल्यू की बजाय यहां पर क्या आ रहा है? सब्ट्रैक्टिव वैल्यू आ रही है ना, सब्ट्रैक्टिव वैल्यू है ना। ऑपोजिट कैंसिल कर रहे हैं, मतलब टोटल सम वैल्यू कम है। तो हम ऐसे मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल को कहेंगे हम नॉन पोलर। तो दोनों में जिनका फॉर्मूला सेम है, सिर्फ पोजीशंस में अंतर है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में अंतर है, तो ऐसे प्रोसेस को हम सिस और ट्रांस आइसोमर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ साइक्लिक कंपाउंड्स के साथ होता है। अगर मैं इसकी रिस्पेक्ट में यहां पर कोई एटम या कोई भी मॉलिक्यूल रखती हूं तो उसको ऑर्थो कहा जाता है। दिस इज द ऑर्थो पोजीशन, दिस वन इज मेटा पोजीशन एंड दिस वन इज पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉलिक्यूल और दिस एटम। ठीक है, इस Cl के रिस्पेक्ट में Cl यहां है तो ऑर्थो है। देखिएगा टोटल सम जो है वो क्या रहा? टोटल
जो डाइपोल का जो सम है मैग्नीट्यूड्स का वो एडिटिव है, जुड़ गया सारा का सारा और बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है. सो इट्स डाइपोल मोमेंट वैल्यू इज 2.5 dB, वेरी हाई. इट मीन्स इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल. अब इसकी रिस्पेक्ट में हम नेक्स्ट पे आए, दैट इज मेटा पोजीशन है लेकिन दूर हो गए, अपार्ट हो गए, तो थोड़ा सा कैंसिलेशन होना, यानी कि एंगल जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज. अब यहां पर एंगल क्या था, इंक्रीज. मतलब हमें ये देखने में लग रहा है छोटा, हमें ये देखने में लग रहा है बड़ा, तो आप इसको बड़ा एंगल मान लीजिए, इसको छोटा मान लीजिए. हमारे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1.48 dB. अब यहां आते हैं, इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे है और दोनों एक दूसरे को क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैंसिल. ऐसी कंडीशन में म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0. तो किसी भी साइक्लिक कंपाउंड का आइसोमर हो या फिर किसी भी नॉन साइक्लिक कंपाउंड का आइसोमर हो, आइसोमर्स के अंदर हमारे पास ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन और सिस और ट्रांस पोजीशंस होती हैं जो डाइपोल मोमेंट को आसानी से बताती हैं. तो आप किसी भी मॉलिक्यूल में अगर इनको आइडेंटिफाई कर पाओ तो आप उनके डाइपोल कैरेक्टर को भी आइडेंटिफाई कर पाओगे, उनके पोलर कैरेक्टर को भी. तो ये एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तब हमारे पास ये बहुत ज्यादा मात्रा में आएंगी और हमें वहां पर ही समझनी भी पड़ेंगी. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.